Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden। आप पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 540 पे। अब सबसे सवाल पूछना था कि क्या आपको सच में स्टोरी पसंद आ रही है और हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी टाइम से हमारे व्यूज घटते जा रहे हैं और क्योंकि 30-30 मिनट के वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर ये रिवॉर्डिंग नहीं होगा नेचुरली हमारा मोटिवेशन गिर जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें स्टोरी को रोक देना चाहिए तो फिर हम वैसा करके कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी शेयर करना। अगर पिछले एपिसोड की बात करी है तो उसमें जन योशी वंडरलैंड पहुंचा होता है। बेसिकली पहले तो फ्लावर गॉड पैलेस की मास्टर हुआ चिंगर येनियन को अपनी लाइफ की सारी कल्टीवेशन को देके इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। फिर याओची वंडरलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आया था। यह था एक बुड्ढा जिसका नाम था बोन डीमन और कल्टीवेशन इसकी क्वाज़ी फिफ्थ रिइंकार्नेशन की होती है। लेकिन डेंजरस बात यह थी कि इसके हाथ में डार्क डीमन का कर्स ऑफ डार्कनेस था। इसके सामने याओशी वंडरलैंड की मास्टर भी हेल्पलेस होती हैं। लेकिन अच्छी बात है, क्रिटिकल टाइम पे अपीयर होता है जियान, जो येनिन की होली फ्लेम को उधार लेके अपने आप को कोई समय के लिए ऐसी टेरिफाइंग स्टैंड पे पहुंचा देता है, जिससे उस बोन डीमन को ऐसा लगता है कि जियान से टकराना एक बड़ी गलती होगी एंड वो कर लेता है रिट्रीट, जिसे याओची वंडरलैंड सर्वाइव कर गया था। लेकिन इस इंसिडेंट के 3 दिनों के बाद इमोर्टल वर्ल्ड में जो भी इविल और इकट्ठे हो रहे होते हैं वो सारे के सारे इविल डीमंस जाने लगते हैं इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर की डायरेक्शन की तरफ। और इसके बारे में याओची वंडरलैंड के अंदर डिस्कशन हो रहा था। यहाँ लेडी याओची बताती है कि पिछले ग्रेट वर्ल्ड वॉर में इविल रेस के पास 7 इविल गॉड्स, 19 रेड किंग्स और बहुत सारे ब्लैक और व्हाइट किंग्स थे। और सबसे टेरिफाइंग होता है आउटर रियल्म का लीडर। तो चलो हम यहाँ से स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। इस मोमेंट में हॉल के अंदर मौजूद सबके चेहरों पर शौक था। लोग कहते हैं 7 इविल गॉड्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस का लीडर भी। लेडी याओची बताती है कि उनका लीडर बिल्कुल एग्जिस्टेंस के पीक पे पहुंच चुका है। लगता है उसे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की किसी चीज से डर था। फिर इवेंचुअली होली किंग और बाकी के सुप्रीम बींग्स मिलके उसे इस दुनिया से एक्सपेल कर देते हैं। लेकिन उन पीक एक्सपर्ट्स के अलावा उस लीडर के असली चेहरे को किसी ने नहीं देखा और वो 7 इविल गॉड्स ये भी सप्रेस कर दिए गए थे। इनमें से कुछ तो घायल होकर निकल गए और अब हजारों सालों के गुजर जाने के बाद इनके वापस आने का समय है। आफ्टर ऑल जैसे हमारा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड जीनियस को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही आउटसाइड रियल्म भी है। अब क्योंकि जन को पिछले खतरे के बारे में मालूम पड़ चुका था तो फाइनली अपने कॉन्फिडेंस को जुटाता है और उसे हिला के बोलता है जब सब में आएगा हम उन्हें रोकेंगे। लेडी याओची भी ये देख के स्माइल करती है। फिर कहती है पहले तुम चारों को इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर में जाना होगा। तीनों सीक्रेट कीज, इनहेरिटेंसेस और होली फ्लेम की हेल्प से तुम हो सकता है वहां पे मदद कर सको। वैसे भी इमोर्टल वर्ल्ड के तीनों हेवंस कियोस में चले गए हैं। मुझे बची रह गई फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करके काउंटर अटैक की तैयारी करनी होगी। इस इमोर्टल रियम के वॉर में हमें अपनी जन्मभूमि को अपने हाथों से प्रोटेक्ट करना ही होगा। उनकी इस राइशियस आवाज को सुन के सब नोट करते हैं। उनका प्लान होता है बटने का। लेडी याओची कमांड करती है चिंगर, जैसा तुमने प्रिडिक्ट किया था कि एक दिन हमारा इमोर्टल वर्ल्ड बहुत बड़ी कैलेमिटी को फेस करेगा जो इस दुनिया को तबाह कर सकती है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के वो एक्सपर्ट्स इस रियम को बिगाड़ कर सकेंगे। गूंजती एक एक करके कमांड से भरी आवाजें जो याओची वंडरलैंड में बचे रह गए सर्वाइवर्स को अपने अपने काम पे लगा देती हैं। बिना पूरे इमोर्टल रियम के स्ट्रेंथ के उन इविल डीमंस का सामना करना इम्पॉसिबल है। उनके एक इशारे पे जियान और बाकियों को भी एक ऑब्सक्योर पावर ने ढक लिया था। लेडी याओची डीमन आर्मी की उस अबिस को बाईपास कर देती हैं, जिससे वो इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के हेवली फिशर के अंदर जा सके। उस चमकते हुए द्वार के पास पहुंचने के बाद जियान के एक्सप्रेशन बहुत ग्रेव हो गए थे। वो मनी मन में कहता है इविल फॉर्मेशन से उस एंट्रेंस को सील कर दिया गया है। अगर हम कोई जल्दबाजी करते हैं तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस अलर्ट हो जाएगी। इमोर्टल रियम के सारे इविल पावर हाउसेस एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हमें डिस्कवर कर लिया गया तो नंबर्स के साथ कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। बाकी के तीनों ने भी नोट किया था। वो जानते थे कि आगे का रास्ता अंधकार से भरा होगा। चारों खुद को डिमोनिक क्लाउड्स के अंदर कंसील करते हैं, फिर चले जाते हैं अंदर की तरफ। लेकिन जब इन सबको 10 ग्लूमी कॉफिन्स दिखाई दिए थे, इनके एक्सप्रेशन एक बार फिर से टाइट
होने लगते हैं। वो 10 कवरें मिला के बनाती हैं एक ईवल ब्लड कलर कमांड फ्लैग को। ये झंडा इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर और हेवली फिशर के बीच में खड़ा हुआ था, यानी कि अंदर जाने वाली फोर्सेस को रोक रहा होता है। इसमें से इनविजिबल गोल गोल रिपल्स फैलती हैं जो आसपास के माहौल को एक सफोकेटिंग डेंजर से भर देती हैं। ऐसे टाइट डिफेंस में अंदर एंटर करना कोई आसान काम नहीं था। हमारा ध्यान जाता है फेरी याओलिंग की तरफ, जो भौं से गोड़ के बोलती है, मेरे पास एक तरीका है। खुद वो अकेले डिसाइपल होने की वजह से जिसने लेडी आउची को हमेशा से फॉलो किया है। इवन जब वो इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर में गई है, उसे कुछ खास चीजों के बारे में पता था। उसका हाथ उठता है फिर सबकी नजरों के सामने उसकी उंगलियों पे कंडेंस होती एक मिस्टीरियस सील, जिस पर हैंड सील फॉर्म हुई थी। कानों में हल्के से बज के साउंड गए थे। इनके आसपास का ऑरा थोड़ा सा वायलेंट होता है। इस स्पेस क्रैक्स में से कुछ ऊर्जा की बूंदें निकली थी। ये मिस्टीरियस एनर्जी सीधा जेट लेक टियांची से आ रही होती है। ये चारों की बॉडीज को ढक लेती है। जैन और बकीती ने एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो अच्छे से फील कर पा रहे थे कि इन्हें कवर करने वाली एनर्जी ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। ये हेवली टियांशी लेक की एंशिएंट पावर है। याओलिंग का इशारा हुआ था लेट्स गो। उसकी चारों उंगलियां प्रेस हो जाती हैं एंट्रेंस के ऊपर। हम करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ये कुछ समय के बाद की बात थी, जब गेट के चारों तरफ के अब्वियस यानी कि अंधकार में से कुछ एरी आवाजें निकलती हैं जो अच्छे की रूह को कपा के रख दें। वो आवाजें कहती हैं अजीब है, मुझे वो अनफैमिलियर ऑरा क्यों फील हो रहा है, क्या ये इल्यूजन है? तो दूसरा बोलता है अलर्ट रहो, अभी हमारे दोनों लॉर्ड्स के लिए इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के पावर हाउसेस को खत्म करने का क्रिटिकल मोमेंट है। हम किसी को इसमें इंटरफेयर नहीं करने दे सकते। जैसे इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर डरेगा, ये पूरा इमोर्टल वर्ल्ड हमारी कदमों के नीचे नाक रगड़ने को मजबूर हो जाएगा और यहाँ के सारे लिविंग बींग्स हमारा खाना बन जाएंगे। इन बोलने वालों में से ओवरवेलमिंग इविल एनर्जी निकल रही थी, बट ऑफ कोर्स इस जन की टोली को सेंस नहीं कर पाते हैं। याओलिंग की गाइडेंस में चारों लोग उस लाइट एंट्रेंस के अंदर चुपचाप से चले गए थे। इन्हें कुछ चमकीले तो कुछ अंधकार से भरे टनल से गुजरना पड़ता है। फिर अचानक से पहुंच जाते हैं कि एक्सटेंडेड डिम वर्ल्ड में। जन अपने सर को उठाता है लेकिन तब भी उसे ऑलमोस्ट कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहता है ये इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर है। इस ग्लूमी वॉइड के अंदर ठंडी हवाएं लगातार चल रही थी और ये सामने खड़े होते हैं सिल्वरी जायंट गेट के, जो इतना लंबा चौड़ा होता है कि जहां जहां तक देखा जाए बस गेट ही दिखाई देता है। अगर इसके फ्रेम की थोड़ी आउटलाइन को छोड़ दिया जाए तो दरवाजा ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था, लेकिन इसके अंदर मौजूद होती जो एंशिएंट पावर वो चारों के एक्सप्रेशंस को सोलम बना देती है। दरवाजे के किनारों पर ब्लैक फ्लेम्स हल्की सी फ्लिकर हो रही थी। ये ईवल फ्लेम्स एग्जैक्टली वही फायर थी जिसे हमने मिंगफेंग के पास देखा था। फर्क ये होता है कि उससे कई गुना टेरिफाइंग होती है। जैसे याओलिंग और जियान यहाँ पे एक्शन लेने के तैयार थे, तभी यूरू और येनिन स्माइल करके अपने कदमों को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं चलो इसे हमें हैंडल करने दो। इन दोनों के और हल्के से फ्लक्चुएट हुए थे। इसे सेंस करके याओलिंग अपने आप को ईर्ष्या महसूस करने से रोक नहीं पाती। वो कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ। वो जानती थी कि दोनों के पैलेस मास्टर्स ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी कल्टीवेशन को इन्हें दे दिया है, लेकिन तब भी इनके शरीर से निकलने वाला वो चमकीला ऑरा ये याओलिंग को शॉक कर देता है, क्योंकि ये थी ट्रिपल रीइंकार्नेशन की पावर जो कि समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। भले इनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी हो, तब इनकी स्ट्रेंथ का शेयर मैग्नीट्यूड यानी कि रॉ स्ट्रेंथ सारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के लिए काफी थी। यह नोट करके बैठ जाता है पैरों को मोड़ के। वो अपने शरीर के अंदर की क्योटिक पावर को रेगुलेट करने पर ध्यान देता है। ये गेट बस एक थ्रेशोल्ड था, इमोर्टल रियम और उसके सेंटर को बांटने वाली एक लकीर। इसमें एंटर होते इन्हें फेस करना होगा इमोर्टल वर्ल्ड के बिल्कुल कोर को, जहाँ इनका इंतजार कर रहे होंगे सबसे बड़े खतरे। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस की आर्मी जिसे तो हाफ इविल गॉड लीड कर रहे हैं। याओलिंग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है लगता है गेट ऑफ हेवन को भी बदल दिया गया है, ये हमारा पहला ट्रायल होगा। वो बताते हैं कि इमोर्टल रियम के डिवाइन आर्टिफैक्ट्स में से एक है और इसकी रैंक आती है 8वें नंबर पे। ये यहाँ दुश्मनों को रोकने के लिए मौजूद है। अगर कोई इसके अंदर अपने रास्ते को खो बैठता है तो वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा। यूरू और येनिन ये सुन के नोट करते हैं। फिर एक ही पल में दोनों के फिगर गायब हो गए थे। ऐसा था कि गेट ऑफ हेवन एंशिएंट और पावरफुल था, लेकिन दोनों के सामने ऐसे सर झुकाना ही होगा जैसे इमोर्टल वर्ल्ड के असली रास्ते को खोलना ही होगा। जब ये दोनों वुमन डिसअपियर हुई थी, याओलिंग जान की तरफ मुड़ती है और उसके एक्सप्रेशन को ज्यादा ही सोलम हो जाते हैं, जैसे वो किसी जरूरी चीज के लिए हेस्टेट कर रही हो। जान की आवाज में पूछता है क्या बात है। वो एक गहरी सांस भरती है जैसे एक डिफिकल्ट डिसीजन को ले रही हो। वो कहती है मैं जो भी बोलने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। तुम कई होली फ्लेम्स को पोजेस करते हो नहीं? जियान कहता है हाँ। फिर वो आगे बोलती हो तुम शाओ क्लैन के डिसेंडेंट भी हो। 2 सेकंड के साइलेंस के बाद जियान ने नोट किया था और ये
देख के याओलिंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल पेल हो जाते हैं। वो पूछती है, जियान क्या तुम जानते हो कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के कई पावरफुल बींग्स इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर को हेवली रियम का सेंटर क्यों कहते हैं? जियान रिप्लाई करता है, इस गेट ऑफ हेवन की वजह से। ये दरवाजा रहस्यमय है, इवन इसे सुलझाने में मुझे भी समय लगेगा। लगता है यही रीजन होगा। याओलिंग से हिला के बोलती है, नहीं तुम गलत हो, इसका गेट ऑफ हेवन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से लॉर्ड ऑफ हेवंस की वजह से है। जियान की आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो कहता है, लॉर्ड ऑफ हेवंस। याओलिंग हेस्टेट करती है, लेकिन फिर वो बोलती है, हेवनली एम्पर की स्ट्रेंथ हम नॉर्मल तरीके से मेजर भी नहीं कर सकते। वो कई टाइटल्स को पोजेस करते हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ हेवंस, लॉर्ड ऑफ इमोर्टल्स। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि लगता है तुम्हारे शाओ फैमिली के खिलाफ वो एक बहुत गहरी दुश्मनी को रखते हैं। ये शब्द जियान के दिल पे बिल्कुल बिजलियों की तरह गिरे होते हैं। याओलिंग कंटिन्यू करती है, हालांकि मैं नहीं जानती हूँ कि गलतफहमी है क्या, लेकिन जब हेवनली एम्पर ने सबको ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से चौकन्ना रहने के लिए कहा था, लेकिन खुद वो सीक्रेटली उस जगह पे जाते रहे हैं। दोनों के बीच ही रिलेशनशिप ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। यहाँ तक बोलते बोलते इवन याओलिंग भी अपने सिर को पकड़ लेती है। लेडी याओची के हिसाब से हेवनली एम्पर की एम्बिशन ये इमोर्टल रियम से भी ऊपर की है। यही कार्ड था जिसकी वजह से उसने अपने नाम पे इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर को हेवनली रियम का सेंटर बना दिया और अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया एज इट्स रूलर। बोले तो मुंह बोला राजा। याओलिंग को मालूम पड़ा था कि दूसरी शिपिंग कॉन्टिनेंट का जब वो क्योटिक समय आया था, मतलब जियान की एंडलेस फाइट टेरिटरी के बनने से पहले, उस समय हेवनली एम्पर ने सीक्रेटली ह्यूमन वर्ल्ड के लॉर्ड की पोजीशन को रिप्लेस कर लिया था। फिर वहां पे क्या हुआ, आखिर ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर को कौन कंट्रोल करता है, इवन इसके बारे में इमोर्टल वर्ल्ड सेंटर के लोग भी जानते नहीं है। और हेवनली एम्पर की असली एम्बिशन क्या है, उसका ह्यूमन वर्ल्ड लॉर्ड से रिलेशनशिप क्या है, और सबसे जरूरी वो शाओ क्लैन के लिए ऐसी हेट्रेड को क्यों रखता है। ये बेसिकली रहस्यों का गुच्छा बन चुका होता है, जिसमें सारे के सारे जाले एक दूसरे से उलझे हुए हैं। जब एक गुत्थियां जियान के दिमाग को गोल गोल घुमा रही थी, तभी दोनों के कान में बूम की शैटरिंग आवाज आती है। सामने के गेट ऑफ हेवंस के वॉइड में हल्के से क्रैक्स बनने लगते हैं। नहीं, सामने एक आर्टिफैक्ट था, वो बहुत हाई लेवल का था, ये इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। वो क्रैक साइन होते हैं कि दोनों ही वुमेन्स इसके अंदर रास्ता बनाने में सफल रही हैं। भौं से घूर के बोलता है, क्या हमें चलना चाहिए? याओलिंग हेस्टेट करके बोलती है, हम जैसे इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर में एंटर करेंगे, ध्यान रखना कि तुम्हें हेवनली एम्पर से दूरी बना के रखनी है, और चाहे जो भी हो तुम्हें अपने शाओ क्लैन के डिसेंडेंट होने की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना। वो फिर को सोच एक रूमाल जैसी चीज निकालती है जो ठंडी और ट्रांसलूसेंट थी। उसे रिला के बोलती है, कोई बात नहीं, इसे ले लो, ये थिन आई सिल्क वेल, इमोर्टल टूल जो छिपने में हेल्प करेगा। ये तुम्हें फालतू की परेशानियों से बचा सकता है। ये लड़की उसकी मदद करने के लिए इतना आगे आ रही है, जियान मना कैसे कर सकता था। वो ऑल राइट करके उस चीज को लेता है। वो जिस पर इस्तेमाल करता है इस इमोर्टल टूल को, उसके चेहरे को एक मिस्टीरियस एनर्जी ढक लेती है। इसीलिए जियान के चेहरे पे एक मुखौटा फॉर्म हो गया था जो उसके चेहरे के फीचर्स को छिपा देता है। तभी येनिन और यूरू गेट से बाहर आए थे। इनकी आंखें तुरंत ही एस्टोनिशमेंट से भर जाती हैं। वो कहते हैं, चीज इवन हम भी इसके उस पार नहीं देख पा रहे। जियान की पूरी अपीयरेंस बदल चुकी थी, इवन उसका ऑरा भी बिल्कुल छिप गया होता है। जब तक जियान एक्टिवली शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को इस्तेमाल नहीं करता या फिर इस वेल को खुद हटाता नहीं है, उसकी असली आइडेंटिटी को कोई नहीं पहचान पाएगा। इस आखिरी चिंता को हल करने के बाद येनिन कहती है, चलो, ये हेवनली गेट बहुत ही मिस्टीरियस है। हालांकि इसे इविल फोर्सेस क्रोड कर रही हैं, लेकिन तब भी ये अपने आप को संभाले हुए है। हम दोनों बस एक छोटे से पैसेज को खोल पाए हैं। जियान भी नोट करने वाला था, लेकिन तभी इनके पास का वॉइड ट्विस्ट होता है। जियान कहता है, मूव, कोई आ रहा है। उसे दूर से काले डिमोनिक क्लाउड्स दिखाई दिए थे जो एक सफोकेटिंग इविल ऑरे को कैरी करते हैं। इस स्पेस में एक पफ की आवाज गूंजती है। ये चारों बिना हेजिटेशन के आगे शूट हो गए थे। ये चले जाते हैं हेवन गेट के अंदर। करीब 3-4 सेकंड के बाद यहाँ पे वो इविल ऑरे पहुंचे थे, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। सीन होता है चेंज। जियान के ग्रुप की आंखों के सामने से कई चकाचौंध करने वाली रोशनियां निकलती हैं। फिर स्लोली अपीयर होता है ट्रू इमोर्टल वर्ल्ड सेंटर। ये जिस पल इस दुनिया में आए थे, हेवन और अर्थ की वो प्योर और रिफ्रेशिंग एनर्जी इन्हें एक अलग ही कंफर्ट फील करवाती है। जियान कहता है, तो ये इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर है, ब्रिलियंट, होली, रिफ्रेशिंग, ये सच में पैराडाइज कहलाने के वर्दी है। यहाँ का ऑरा ऐसा था कि इवन जियान की रुकी हुई रिइंकार्नेशन पावर भी जैसे फिर से सांसें लेने लगी हो। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी ये एमेनेशन के ही बाहर होती है। जब उसकी नजरें चारों तरफ जाती हैं, उसे कोई माउंटेन्स या रिवर्स दिखाई नहीं देते, बल्कि एक अनंत ग्लेज पैसेज था, जैसे इस रास्ते का कोई अंत ही न हो। लेकिन यहाँ की एनर्जी की रिचनेस के बावजूद जियान पाता है कि उसके सोल परसेप्शन को एक मिस्टीरियस रूल ने सप्रेस
कर लिया है, हाफ स्टेप इमोर्टल असेंशन की सोल पावर, और ये बिल्कुल नाकाम हो गई। ये बात उसके अंदर की जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। याओलिंग सॉफ्टली कहती यह है इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर और हमारे सामने ग्लेज्ड पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। इस रास्ते वो 16 श्राइन्स पड़ती हैं। इन 16 टेम्पल्स में इमोर्टल वर्ल्ड की 16 ग्रेट पावर्स रहा करती हैं। हर एक श्राइन बाहर से तो सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से उन सुप्रीम एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया एक छोटा वर्ल्ड है। और यहाँ पे रहने के लिए कोई तभी क्वालिफाइड होगा जब उसके पास कम से कम 4th लेवल इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ हो। याओलिंग की आवाज प्राइड से भरी हुई थी। वो 16 टेम्पल्स और 16 स्मॉल वर्ल्ड्स, ये इमोर्टल रियम की ट्रू फाउंडेशन थी। ऐसी लाइनअप इवन ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर भी किसी भी रियम को डोमिनेट करने के लिए काफी है। जानवी नोट करके बोलता है 16 4th रिइंकार्नेशन से ऊपर के एक्सपर्ट्स, अगर इनमें लेडी याओची और बाकियों को छोड़ दिया जाए तो तब भी 12 बचे हुए हैं। फिर ऐसी स्ट्रेंथ के सामने उन दोनों हाफ इविल गॉड्स की हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? यह समझ नहीं पाता कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस क्या प्लान कर रही है। ये लगता है याओलिंग को कुछ याद आया था, लेकिन वो मेमोरी टुकड़ों में ही होती है। बताती है डेप्टी वर्ल्ड मास्टर को इमोर्टल बैटल गॉड के नाम से जाना जाता है। किंग शुरा कहा जाता है कि वो हेवली एम्पर से ऊपर की स्ट्रेंथ को रखते हैं, लेकिन जब से हेवन और अर्थ का वो ग्रेट वॉर एंड हुआ तब से हमारी दुनिया की बॉर्डर रिफ्ट में मौजूद है, जैसे इविल रेस के आने वाली पावर्स को रोका जा सके। उन्हें छोड़ के भी इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर में 11 गेट पावर्स हैं। जियान कहता है तब भी हमें अलर्ट रहना होगा। वो दोनों हाफ इविल गॉड्स यहाँ लंबे समय से आ चुके हैं। अब ये जगह पहले से ही बहुत बड़े खतरे में होगी। सोल परसेप्शन को खो देना ये अपने सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक को लूज करना है, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। हमारे सामने का मंजर एक बार फिर से बदला था। यहाँ का वॉइड रूल से बंधा हुआ था, इसलिए कोई भी सीधा हेवली एम्पर की श्राइन में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। इन्हें हर एक श्राइन को 1 by 1 पास करना होगा, और सबसे पहली होती आखिरी श्राइन, द 16th श्राइन, जो घर थी स्पिरिट बटरफ्लाई इमोर्टल मास्टर का। इससे पहले इस टेम्पल के अंदर जा पाते इनके कान में क्रैक कच्चा कच्चा वो की आवाजें जाती हैं। कंधों पे रख जाता है ऐसा ऑपरेसिव ऑरा जो किसी इनिशियल रिइंकार्नेशन को क्रश कर सकता है। बट याओलिंग ये देख के स्माइल ही करती है। वो कहती है स्पिरिट बटरफ्लाई इमोर्टल मास्टर वो इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के लिए स्पिरिट बटरफ्लाई को कमांड करती हैं और इकट्ठा करती हैं इंटेलिजेंस को। वो अपनी जेंटल बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं। जैसे ही सबके कदम बढ़े थे इनके सामने की दुनिया हिलती है। नजरों के सामने वो स्मॉल वर्ल्ड खुला था। एक खतरनाक सी ऊंचाई को रोकने वाले पहाड़ के ऊपर हम एक सिंपल वुडन कोर्टयार्ड को देख सकते हैं। ये जगह हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो मंजर दिखाई देता है वो सच में दिल को तोड़ देने वाला था। जमीन पे पड़ी होती मरती हुई स्पिरिट बटरफ्लाई, इनके पंखों और शरीरों को ब्लैक फ्लेम्स के द्वारा जलाया जा रहा था। इनके शरीरों के घाव टेरिफाइंग होते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान के दिल में भी एक दुख से भरी भावना उठती है। वो कहता लगता है इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर की सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा खराब है। अभी चारों के चेहरे भारी हो गए थे। फिर इनकी नजरें बस अकेले वुडन हाउस के ऊपर गई थी। वहाँ पे एक हल्का सा नीले रंग का हालो चमक रहा था और याओलिंग को अच्छे से याद था कि नीली रोशनी स्पिरिट बटरफ्लाई इमोर्टल मास्टर की ओरिजिन स्पिरिट है। उसकी आंखों में अनीस फ्लैश होती है। वो प्रार्थना करती के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ से लौट के वापस ना आया जा सके। इस स्मॉल वर्ल्ड के हरे भरे लेकिन लाइफलेस वर्ल्ड को देख के यार अपने एक हाथ को उठा के बोलते तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। फिर वो कैजुअल उस वुडन हाउस की तरफ चला गया था। उसकी सोल पावर पूरी तरीके से इनफेक्टिव थी, इसलिए वो बस निर्भर कर सकता है अपनी इंट्यूशन के ऊपर। कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि आज का इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर यहाँ पे हर कदम छिपे हुए खतरे मौजूद हैं। एक रॉन्ग स्टेप और सब कुछ बिल्कुल खराब। जन अभी की अपनी सैन को अच्छे से जानता था। अगर डेविल की और गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की पूरी पावर को अनलीश कर दिया जाए तो तब भी उन दोनों हाफ स्टेप इविल गॉड पावर का सामना नहीं कर सकता। यहाँ इविल रेस के रेड किंग्स और बाकियों की तो बात भी नहीं हो रही है। सामने बढ़ती हुई जियान को देख के ये इनके दिमाग में पुरानी यादें सरफेस होती हैं। उसके होठों से निकलता है नाम जियान, आंखों में चिंता छा जाती है। वो तैयार थी कि अगर जियान के ऊपर कोई भी खतरा आया तो बिना हेजिटेशन के सबसे पहले आगे बढ़ने वाली वो होगी, क्योंकि वो कुछ निर्णय ले चुकी थी। तभी दरवाजा खोला गया था, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। जियान और भी पहुंच से कोड लेता है। उसकी नजरें उस टूटे फूटे इंटीरियर की तरफ जाती हैं। ये फाइनली नीले रंग के वेसल के ऊपर टिक गई थी जो उस हॉल के सेंटर में रखा होता है। ये एक ऐसा बर्तन था जिसे स्पेशल एनर्जी शील्ड ने ढक रखा था। साफ तौर पे इसके अंदर कुछ क्रीचर्स को पाला जाता है। जब जन इसके पास आके देखता है वो पाता है कि इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट बटरफ्लाई के कोकून्स मौजूद हैं, लेकिन इनके अंदर जीवन शक्ति का नामो निशान नहीं था, बल्कि
लेकिन इनसे चिपका होता है एक रेड इविल ऑरा जिसकी मौजूदगी बहुत घटिया होती है। जियान कहता है फ्लक्चुएशन ये सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस की पावर है, और अगर यहाँ की इविल एनर्जी की डेंसिटी को जज किया जाए तो लगता है यहाँ पे एक्शन लेने वाले दोनों हाफ इविल गॉड्स नहीं थे। उसकी 2 उंगलियों के इशारे होते हैं, उसकी होली फ्लेम की सक्शन फोर्स उस इविल एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है। और जियान की नजरें कोल्ड हो गई थी। खुद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस से कई बार डील करने के बाद वो रफली जज कर सकता था कि अटैकर की स्टैंड कितनी रही होगी। तभी जियान के पीछे यूरो अपीयर होती है इस खंडर हो चुके कमरे को देख के, और वो हॉरिफाइंग ट्रेसेस वो एक गहरी आवाज में कहती है एक रेड किंग लेवल का बीइंग, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ कहे तो येनिन की भी डल हो चुकी थी। वो उसे रिला के बोलती है मुझे डर है किसी ने बटरफ्लाई मास्टर, मुझे लगता है उन्हें कुछ हो गया है। लेकिन जियान लगता है ऐसे एग्री नहीं करता था। वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि सीनियर के साथ कोई भी एक्सीडेंट हुआ है। उन दोनों हाफ इविल गॉड ने अचानक से अपनी फोर्सेस को इसलिए खींचा क्योंकि उन्हें हेवली एम्पर का डर होगा या इमोर्टलियम के सेंटर में छिपी हुई कोई चीज, और ऐसे इनके पास कोई और भी टेरिफाइंग प्लान है। शुरुआत से इविल रेस के अटैकिंग पैटर्न्स अजीब हैं। ये सीधा सबको मारते नहीं है बल्कि मून गॉड पैलेस जैसी फोर्सेस के टॉप फिगर्स को टारगेट करते हैं। इनके एक्शंस को ज्यादा ही सुलझे हुए थे, और एक घुसपैठ भी काफी अचानक से लगती है। इवन इंसानी दुनिया की वो पीक फोर्सेस जो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के क्रैक्स को गार्ड कर रही हैं, वो भी कोई वार्निंग्स को नहीं भेज पाई। जियान कोई फुल स्केल वॉर नहीं बल्कि दोनों हाफ इविल गॉड्स की पर्सनल स्कीम लगती है, क्योंकि हेवन और अर्थ का ग्रेट वॉर फिर से शुरू हुआ तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस बस ऐसी छोटी मूवमेंट्स नहीं करेगी। उनकी पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बड़ी है, लेकिन तब भी जियान नहीं जानता था कि अगर ऐसी आर्मी को लेके इमोर्टल वर्ल्ड में कैसे पहुंचे। इनके तौर तरीके घुसपैठ कम बल्कि इमोर्टल वर्ल्ड को बंदी बनाने की साजिश ज्यादा लगती है। वो इमोर्टल वर्ल्ड को सप्रेस करके इसे कैप्टिव रेम बना देंगे, फिर इंतजार करेंगे इसके रूलर के ढहने का, जैसे यहाँ मौजूद सारे जीवित लोगों को ब्लड स्लेव्स में कन्वर्ट किया जा सके। यूरू उस डार्केस्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बोलती है जो सबके दिमाग में फ्लैश हो रही थी। वो कहती है अगर इमोर्टल रेम का सेंटर इनके हाथों से तबाह हो गया तो ये पूरी दुनिया ही कोलैप्स हो जाएगी। और तब येलोइंग से रिला के कहती है अभी सोचना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है, हम चलो अगले टेम्पल की तरफ चलते हैं। फिर क्या कुछ समय के बाद पहुंचते हैं 15 श्राइन में। ये थी थंडर बीस्ट इमोर्टल श्राइन। यह रहने वाला एग्जिस्टेंस था थंडर बीस्ट इमोर्टल वेनरेबल। स्ट्रेंथ पीक 4th रेइनकार्नेशन की थी। चारों मेन गेट को खोल के अंदर चले आते हैं। इस 15 टेम्पल के अंदर का स्मॉल वर्ल्ड ये बादलों और धुएं से ढका होता है। दिखाई देते हैं ऐसे पतले पतले ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आसमान को चीरते हुए ऊपर चले जा रहे थे। इनके गोल गोल चांदी जैसी बिजलियां घूमती हैं बिल्कुल फिरोशस ड्रैगन्स की तरह। ये थंडर पावर इविल्स के खिलाफ खासकर कारगर होती है। इस स्मॉल वर्ल्ड के सबसे ऊंचे थंडर पीक के ऊपर एक नेचुरली फॉर्म्ड किला मौजूद था। इस फोर्ट्रेस को ढकने वाली बिजलियां कुछ ज्यादा ही भयानक होती हैं और टैक बैंग बैंग की आवाजें गूंज रही थी। इस सीन को देख के चारों बोलते हैं लेट्स गो। ये थंडर पीक की तरफ चले जाते हैं। इनकी स्टैंड के बाद भी लाइटिंग बोल्ट्स इनका अच्छा खासा समय ले लेते हैं। ये 5 मिनट के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं सबसे ऊपर। ये जगह एक बहुत बड़ा पत्थर से बना स्क्वायर था जिसे गोलाकार के ऑल्टर्स ने ढक रखा था। यहाँ बिजलियां लगातार इकट्ठी होती हैं। साफ तौर पे थंडर बीस्ट इमोर्टल वेनरेबल की कल्टीवेशन की जगह होती है। इवन जियान को भी यहाँ से प्रेशर फील हो रहा था। थोड़ा सा आराम करने के बाद चारों स्प्लिट हो जाते हैं। ये एक एक करके सर्च करने लगे थे बट ये नहीं जानते थे कि आगे इनका क्या इंतजार कर रहा है। ये कई मिनट्स के बाद की बात होगी जब यालिंग ग्रेव एक्सट्रैक्शन के साथ वापस लौटी थी। वो कहती है थंडर बीस्ट इमोर्टल वेनरेबल का कोई निशान नहीं मिला। इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के पावर हाउसेस टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होते हैं। यहाँ के एक नॉर्मल 4th रेइनकार्नेशन फिगर ये बाहरी दुनिया के 5th रेइनकार्नेशन से फाइट कर सकता है, लेकिन अभी एक एक करके गायब होते जा रहे थे। तभी इस थंडर पीक के नीचे की चोटी के नीचे येनियन को अचानक से छिपी हुई गुफा मिलती है। वो कहती है देखो ये क्या है। जियान का फिगर अपीयर होता है। वो कहता है इसके द्वार को लाइटनिंग रिस्ट्रिक्शन ने रख रखा है, लगता है कुछ अंदर होना चाहिए, कदम पीछे लो। ये आसपास जो छोटे छोटे निशान रह गए होते हैं उसके लिए पता लगाना बहुत मुश्किल की बात नहीं थी कि कोई चीज यहाँ से पैनिक में भागी है, क्योंकि स्क्वायर पे फुटप्रिंट साफ दिखाई दे रहे थे। वो धारता है थंडर कम, गूंजती है बज़ की आवाजें। फ्लेम्स उसकी बॉडी में वापस लौट जाती हैं और इरप्ट होती है ग्रे थंडर लाइटनिंग। ये जिस पल बाहर आती है थंडर पीक की सारी एनर्जीज बिल्कुल चूहों की तरह शांत पड़ जाती है, जैसे इस ग्रे थंडर से डर चुकी हो। जब जान के साथ ही उसे ऐसी थंडर पावर को व्हील करते हुए देखते हैं जो इवन थंडर बीस्ट इमोर्टल वेनरेबल की लाइटनिंग को भी सप्रेस कर पा रही है। तीनों शौक के साथ बोलते हैं ये थंडर एट्रिब्यूट है। सब जानते हैं कि डुअल एट्रिब्यूट को रखने वाले एक्सपर्ट्स कितने रेयर होते हैं, लेकिन
जियान तो उस लॉजिक को भी डिफाई करता था। टेरिफाइंग होली फ्लेम को पोजेस करने के बाद भी ऐसी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर को कमांड करना जो थंडर बीस्ट इमोर्टल से भी ज्यादा खतरनाक है, ये सोच के परे बात होती है। इन चीजों को हासिल करने के लिए अलग ही स्तर की किस्मत चाहिए, लेकिन जियान के पास दोनों थी। लड़कियों के अंदर अनकॉन्शियसली एनवी राइज होती है, बट येनिन और यूरू तो बस स्माइल करती हैं। ये टच करती हैं अपने माथे के रियून्स को, लेकिन जियान का पूरा फोकस था लाइटिंग रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के ऊपर। और जिस पल गुफा के बाहर का बैरियर शटर हुआ था, अंदर से कांपती हुई टेरिफाइड आवाज कहती है नहीं, मुझे मारो मत। इस कांपती और गूंजती हुई आवाज को सुन के चारों को चेहरों पे अचानक से खुशी की झलक दिखाई देती है। ये बिना हेजिटेशन के जाते हैं केव के अंदर। गुफा के अंदर जाने का रास्ता भी सिल्वर थंडर से बना हुआ था, इनमें से लाइटिंग और की वेव्स कंटिन्यूअसली इरप्ट होती हैं। जब वे फाइनली गुफा के डीपेस्ट पार्ट में पहुंचे थे, योलिंग का ब्यूटीफुल चेहरा अचानक से अगली हो जाता है। वो कहती है ये बीस्ट, ये एक्चुअली में थंडर इमोर्टल वेनरेबल का थंडर बीस्ट है। इनके सामने 10 मीटर के साइज का बीस्ट पड़ा होता है। इसका ओवरऑल शेप किसी शेर के जैसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली वैसा भी नहीं। एक टाइम पे इसकी बॉडी को ढकने वाले मैस्टिक सिल्वरी स्केल्स अब जगह जगह पे गायब होते हैं। वो हमें दिखाई देता है सड़ता हुआ फ्लैश। उस क्रीचर की बॉडी से खून नीचे टपक रहा था। पूरा थंड भी जमीन पे कमजोरी के साथ पड़ा होता है। आंखें भरी होती टेरर से, जैसे इसने कुछ अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस कर लिया हो। योलिंग कहती है सीनियर थंड बीस्ट इमोर्टल वेनरेबल और ये थंड बीस्ट हमेशा हमेशा से साथ रहे हैं। इनके कॉपरेशन के साथ कुछ पावरफुल कॉज़ल फोर्स और इनकार्नेशन के एक्सपर्ट भी अपने कदमों को पीछे लेने पे मजबूर हो जाएंगे। योलिंग को धीरे धीरे सिचुएशन समझ में आ रही थी, और जब वो जानी पहचानी आवाज थंड बीस्ट सुनता है, उसकी बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। आंखें अचानक से खुलती हैं। वो कहता है योलिंग, ये आंखें एक अनबेरेबल पेन से भरी होती हैं, लेकिन सामने चारों इंसानी फिगर्स को देख के डर धीरे धीरे शांत होने लगा था। यूरोजियन एक दूसरे को देख के बोलते सीनियर हुआ क्या है, अगर अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते हैं तो आगे बढ़ना और भी खतरे से भरा होगा। वो बीस्ट कहता है एक डिजास्टर था, हमारे फेरी वर्ल्ड के सेंटर में दो पावरफुल बींग्स घुस आए हैं। ये 16 श्राइन से मैसेज करता, इट वाज सिंपली हेल। इवन अभी तक जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल कांप जाता है। वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों में से एक्शन बस एक ने लिया था, लेकिन बस 3 ही मूव्स में लॉर्ड इमोर्टल वेनरेबल हरा दिए गए, जैसे उस युद्ध का कोई मतलब भी ना हो। बीस की ऐसी बातों को सुन के चारों के दिमागों में बिजलियां फट जाती हैं। ये कहते हैं 3 मूव्स और थंड बीस्ट इमोर्टल वेनरेबल को हरा दिया। अगर यहाँ पे एक ट्रू इवल गॉड आया होता तो जन शायद इस ओवरवेलिंग स्टैंड को एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन बस एक हाफ इवल गॉड के पास ऐसी टेरिफाइंग पावर कहाँ से आई? क्या इसके पास कोई डेमिगॉड लेवल का आर्टिफैक्ट मौजूद है, या उसकी स्टैंड सच में सफोकेटिंग लेवल तक पहुंच चुकी है? लेकिन इन दोनों पॉसिबिलिटीज में जियान को पहली वाली ज्यादा लग रही थी। तभी जियान अपने माथे को स्लैप करके बोलता है ओ सीनियर, जब उन दोनों ने इस श्राइन पर अटैक किया तो क्या उनके हाथ में कोई बंदी था? वो बीस्ट बताता है हमले के टाइम पे उन दोनों मिस्टीरियस पावर हाउसेस के बगल में कई चमकीले क्लाउड्स घूम रहे थे, और उन क्लाउड्स के अंदर मुझे स्पिरिट बटरफ्लाई इमोर्टल मास्टर का ऑरा फील हुआ है। जब उन्होंने इमोर्टल वेनरेबल को भी हरा दिया तो एक्चुअली में उनकी जान नहीं ली, बल्कि उन्हें अनकॉन्शियस करके ले गए। यहाँ तक बोलते बोलते बीस की आंखें रिग्रेट से भर गई थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। इस बीस के घाव को देख के जैन हल्का सा हवा में उठता है। वो पैरों को मोड़ के बैठ गया था और कहता है सीनियर अपनी हार्ट को प्रोटेक्ट करो, मैं आपके शरीर से इविल पावर को एक्सपेल कर रहा हूँ, जिससे इंजरी सही कर ली जा सके। वो एक्टिवेट करता है फ्लेम मंत्रा को, गूंजती पफिंग आवाजें। वो थंड बीस दौड़ता है नहीं बच्चे रुक जाओ, वो इविल फोर्स तुम्हारे दिमाग को इरोड कर देंगी। वेट, ये होली फ्लेम है। वो इस ट्रीटमेंट को रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन जैसे ही फ्लेम मंत्र एक्टिवेट होता है और होली फ्लेम कर्डन से अपीयर होती है ग्लास फ्लेम, शॉक की वजह से उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। फिर मुंह से दिल को चीर देने वाली आर्क वाली आवाज बाहर आई थी। उसकी चोटें कुछ ज्यादा ही गहरी थी। इवन होली फ्लेम के ट्रीटमेंट के बाद भी दर्द अनइमेजिनेबल था। इस ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। अच्छी बात है कि करीब 15-20 मिनट के बाद 20 की दर्द भरी चीजें फेड हो जाती हैं। इस गुफा में भी पहले वाली शांति लौट आती है। चलो हम भी थोड़ा सा थंड ऑफ बीस को आराम करने देते हैं, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। आप हमें बताओ कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। हम नेक्स्ट एपिसोड में श्राइन्स को स्किप करेंगे, हम सीधा पहुंचेंगे थर्ड श्राइन की तरफ, जहाँ रहते हैं इमोर्टल टाइशु। साथ में हमारे सामने इमोर्टल
ड्रीम की गुत्थी और खुल रही होगी और ये भी मालूम पड़ेगा कि थर्ड लेवल की श्राइन तक जाते जाते वहाँ पर रहने वाली बींग्स की श्राइन किस लेवल पे पहुंच जाती है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो कल का भी इंतजार नहीं करना चाहता है उनके लिए चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। आप किसी भी लेवल को ज्वाइन करके शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जिनका एक से मन नहीं भरता वो हमेशा सबसे 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मेंबरशिप लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर अपग्रेड करना होगा। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा, आप उसे चेकआउट करो। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।